समाज सेवी मनोज शुक्ल ने अधिवक्ता सम्मान समारोह 2025 आयोजित कर 1000 से अधिक अधिवक्ताओं को किया सम्मानित। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट, दे गए अधिवक्ताओं को नसीहत भरे गुरु मंत्र। मुख्य वक्ता के रूप में पधारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पवन पांडे। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। समाज सेवी एवं पूर्व प्रत्याशी महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र मनोज शुक्ल द्वारा यशोदानगर सैनिक चौराहा के निकट उमा उपवन पार्टी लॉन में एक भव्य अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कानपुर नगर के 1000 से अधिक अधिवक्ता सम्मानित हुए, जिन्होंने न्याय व्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस गरिमामय आयोजन में मुख्य अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पवन पांडे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। मंच संचालन अधिवक्ता चंदन पांडे तथा के मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह ने कहा कि वकील बहुत अनुशासित वर्ग है, उसकी एक गरिमा है, गरिमा से हम लोग समझौता नहीं कर सकते। देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक योगदान अधिवक्ताओं का रहा है। 1952 के चुनाव में 35% सांसद वकील थे, जबकि आज की संसद में मात्र 7% अधिवक्ता हैं, जिसके कारण राजनीतिक दलों द्वारा अधिवक्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। राजनीतिक दलों में भी प्रायः अनुशासन की कमी देखी जाती है। समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में अनुशासन मेंटेन करना चाहिए, अन्यथा आपको जितना वोट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। मुख्य वक्ता पवन पांडे ने प्रदेश में बदलाव लाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे पूर्व सांसद राजा रामपाल, पूर्व विधायक मुनीन्द्र शुक्ल, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीर सेन यादव, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेश तिवारी तथा उन्नाव बार एसोसिएशन के 8 बार अध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र शुक्ल ने अपने विचार रखते हुए अधिवक्ता समुदाय के सम्मान और आयोजन की मुक्त कंठ से सराहना की। समाज सेवी एवं पूर्व प्रत्याशी महाराजपुर विधानसभा मनोज शुक्ल और बबलू शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्तागण समाज के सजग प्रहरी हैं, जो न केवल न्याय दिलाने में सहायक हैं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और संविधान की रक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हम कानपुर दक्षिण को अलग जनपद बनाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यदि ये लड़ाई न्यायोचित हो तो आम जन के साथ साथ अधिवक्ता समाज को भी आगे आना चाहिए, तभी इस क्षेत्र का विकास संभव है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठा हो, उस क्षेत्र में न बड़ा अस्पताल है, न सरकारी शिक्षण संस्थान है और न स्टेडियम है। क्षेत्र की जनता शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए तरस रही है। इससे बड़ी विडंबना भला और क्या हो सकती है। मनोज शुक्ल ने सभी आगंतुक अधिवक्ताओं को प्रतीक पुष्पगुच्छ तथा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक और स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। आयोजन के अंत में सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम आप शुक्ला जी का बहुत अच्छा रहा और वकीलों ने बहुत अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर लोगों ने अच्छे भाषण दिए और जो न्यायिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए उस पर चर्चा की। आज यहाँ इस कार्यक्रम में आने के बाद कानपुर की जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से कहना चाहता हूँ कि जनता बिल्कुल अपने विवेक का प्रयोग करके अच्छे लोगों को आगे बढ़ाए और वकीलों का सम्मान करे। जैसा कि सर्वविदित है कि अधिवक्ता समाज के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करता है। हर दबा कुचला जो ऐसा व्यक्ति जो वाकई जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है या किसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ अधिवक्ता ही खड़ा होता है। यकीन मानो हम लोग भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो अन्याय करने वाला वो ऐसी योजनाएं बना के, ऐसी व्यवस्थाएं बना के अन्याय करता है कि हम लोगों को भी नहीं चलती। तो उस वक्त केवल और केवल अधिवक्ता होता है। और अधिवक्ता जो आज का अधिवक्ता सम्मान समारोह, इसमें हमने कुछ यक्ष प्रश्न अपने भाइयों को दिए हैं कि आप देखिए कि आज समाज के साथ अन्याय, हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए लोग हैं हमारी विधानसभा के या हमारे इस लोकसभा से या यहाँ से, तो वो वाकई जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, अनित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य विधायक से तो हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति जो वाकई उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ नेता है और आज इसके बाद भी हमारी विधानसभा न्याय में, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, हॉस्पिटल के रूप में कि अगर आपको हृदयाघात हो जाए, अगर कोई ऐसा वो आ जाए तो कार्डियोलॉजी यहाँ 30-35 किलोमीटर है, कोई भी यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल नहीं कार्डियोलॉजी का। अगर हमारे नए छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे फ्यूचर में कोई ऐसा खेलकूद के मैदानों की ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहते, कोई भी, पूरी विधानसभा पूरे दक्षिण से कोई भी स्टेडियम नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह है
और इसके अलावा आज इस स्तर पर बैठे हुए जो व्यक्ति 35 साल से लगातार 7 बार विधायक रहा हो, इसके बाद क्या योगदान उनका रोजगार के सृजन में, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो मैं अपने जागरूक समाज से जो हमारे माननीय अधिवक्तागण हैं, ये लोग विचार करेंगे और निश्चित हमें लगता है इनको हमारे जो यक्ष प्रश्न है इनमें विचार मंथन की ज़रूरत है और लगे कि नहीं वाकई हमारा ये संघर्ष जो हमारा ये कानपुर दक्षिण जिला बनाने का या यशोदा नगर या सोसाइटी क्षेत्रों के लिए संघर्ष है, इसमें सहायक बनने की आवश्यकता है। तो मैं उन नौजवानों से, उन अधिवक्तागणों से ये आह्वान करता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में आप हमारा साथ दीजिए और अगर मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा न उतरूँ, चाहे अधिवक्ता का संघर्ष हो चाहे जनता का संघर्ष हो, तो 5 साल का समय आप देना। 5 साल बाद अगर आपकी समस्याओं पे खरा न उतरूँ, आपकी अपेक्षाओं पे खरा न उतरूँ, तो आप बिल्कुल 100% हमें आप अपने उससे उतार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो अधिवक्तागण सम्मानित होकर गए उनका क्या रिएक्शन रहा है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, एक तो सामान्य बात है, इसमें रिएक्शन वाली बात अगर हमारे मन से पूछो तो जितने भी लोग हैं सभी संतुष्ट होके गए हैं, लेकिन उनके मन की बात तो हम नहीं कह सकते हैं ना। उनके मन में क्या होगा वो तो जब चुनाव हो जाएगा तभी और तो। लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा, मैं हृदय से आनंदित हूँ इस विषय के लिए कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के एक बुलावे पे सारे लोग इतने अधिवक्ता 1000-1200-1500 की श्रेणी में आए, तो ये हमारे लिए वरदान है। चुनाव हारना जीतना वो अलग बात है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। जो न्याय का जो प्रश्न है उसमें कहीं ना कहीं संगठित स्वरूप दिखाई पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत है। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि आज जो जरूरत है, चाहे उत्तर प्रदेश के स्तर पे हो और चाहे हमारे विधानसभा के स्तर पे हो, चाहे कानपुर दक्षिण जिला बनाने का जो हमारा संघर्ष है, जो सपना है, उसके लिए इन अधिवक्ताओं का जुड़ना और इनका हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर चूंकि अधिवक्ता हमें लगता है समाज की धुरी, हर व्यक्ति जो न्याय चाहता है वो अधिवक्ताओं के पास जाता है। तो अगर मैं न्याय के लिए, इस महाराष्ट्र विधानसभा के न्याय के लिए, इस कानपुर दक्षिण क्षेत्र के विकास के न्याय के लिए अगर इनसे आग्रह विनय कर रहा हूँ, तो ये हमारा अधिकार भी है और इनका कर्तव्य भी है कि हमसे हमारे साथ जुड़े और महाराष्ट्र विधानसभा नेतृत्व परिवर्तन के लिए हमारे साथ खड़े हों। आपके साथ कुछ अधिवक्ता भी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। 2 मिनट जरा बिल्कुल थोड़ा बताएं इस कार्यक्रम को लेकर कैसा रहा ये कार्यक्रम? ये आज का कार्यक्रम जो मेरा नाम अंकित यादव है, मैं इस वार्ड का निवासी भी हूँ और एक अधिवक्ता भी हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जो आदरणीय शुक्ला जी भैया की तरफ से किया गया इस कार्यक्रम में, ये एक जुटता दिखी, न्याय के प्रति लड़ाई के लिए अधिवक्ता एक हुआ। सभी लोग इकट्ठा हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी महाराजपुर में आए जो अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करे और जनता के हित के लिए काम करे। और मेरा नाम दिनेश राम एडवोकेट है और जो आज का कार्यक्रम है बड़ा सराहनीय है, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र में अधिवक्ताओं को इकट्ठा करना बड़ी चीज़ है और इन्होंने इकट्ठा करके जो किया है और अपना जो संदेश हम लोग को दिया है वो बड़ा सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं पहले शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूं। और ये सत्य है कि हम लोग दक्षिण के हैं और दक्षिण में तमाम ऐसी सुविधाएं जो होनी चाहिए नहीं है। जो आपने कहा है कि यहाँ जो हॉस्पिटल एक अच्छे होने चाहिए और हम लोग को जाने के लिए जब हम लोग कचहरी जाते थे कम से कम हम लोग को केवल टाट मिल्स और आए जाने में 25 मिनट लग जाता है, क्रॉस करने में लग जाता है। और क्लाइंटों के फ़ोन आने तो हम लोग परेशान रहते हैं, कभी कभी हम झल्ला जाते हैं कि यार तुम बार बार क्यों मिला रहे हो, हम आ रहे हैं। तो ये सराहनीय काम है। मैं इस कार्य के लिए शुक्ला जी के साथ हूँ कि क्योंकि दक्षिण का विकास होगा तो हम लोग का भी क्षेत्र का विकास होगा। इसमें अधिवक्ता आपके साथ है, इसी के साथ धन्यवाद। मैं संजीव वाजपेयी, मैं पूर्व संयुक्त मंत्री रह चुका हूँ कानपुर बार एसोसिएशन से। आज के इस कार्यक्रम की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई मनोज शुक्ला जी को, जिन्होंने आज एक छत के नीचे इतने सारे अधिवक्ताओं को इकट्ठा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर अधिवक्ता समाज में भी हमारे हर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और अलग अलग अपने अपने क्षमताओं के लोग हैं। उन्होंने एक छत के नीचे एकत्र किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम अधिवक्ता साथियों का इतना सम्मान किया है, अभी तक इसके पहले भी इतने जनप्रतिनिधि रह चुके हैं हमारे क्षेत्र के, उन्होंने कभी अधिवक्ताओं के बारे में कोई सुध नहीं ली है। और ये तो अभी जनप्रतिनिधि हमारे भी चुने भी नहीं गए, उसके पहले ही इन्होंने इतने सारी अधिवक्ताओं की जो भी सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हम आगे सारे अधिवक्ता समाज के साथ इनके साथ हैं पूरी तरीके से। ये बातचीत से काफ़ी निष्कर्ष है लगता है कि एक अनूठी पहल टाइप की लगी है, ये कार्यक्रम की अनूठी पहल है जो शायद संभवतः पहली बार दक्षिण में तो कम से कम पहली बार हुआ। नहीं, दक्षिण में भी और हमारे कानपुर में भी ऐसा हमने देखा कि किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह से अधिवक्ताओं का सम्मान एक छत के नीचे नहीं किया। वो अपने अपने व्यक्तिगत रूप से जो भी उनके लोग रहे उनको बुला करके, लेकिन यहाँ इन्होंने सर्व समाज के लोगों को और सारे जितने भी कानपुर के अधिवक्ता सबको आज निमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। विशेष ये बात है। कैसे ये विचार आया, ये तो बताइए जरा, ये कैसे विचार आ गया कि अधिवक्ताओं का सम्मान? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि
अधिवक्तागण समाज के दर्पण है, समाज का आईना। अगर अधिवक्ता हमारा जागरूक है तो फिर निश्चित आप मानिए कि समाज के साथ अन्याय अनित नहीं होता है ये। और मन में विचार आया कि ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं नहीं, उसके पीछे तो मेरा दूसरा दृष्टिकोण है कि मैं सम्मुख होना चाहता था, इतने अधिवक्तागणों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ कि वाकई जो मेरा संघर्ष है वह न्यायोचित है कि नहीं है। वाकई जो मैं इस बात उठा रहा हूँ कानपुर दक्षिण जिले के लिए, या यहाँ पे कार्डियोलॉजी जैसे हॉस्पिटल के लिए, या खेलकूद के मैदानों के लिए, या वाकई 100 मीटर 50 मीटर सड़क से अगर संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, वाकई समुचित विकास की व्यवस्था अगर वाकई इसके लिए ज़रूरत है कि नहीं, अगर है तो अधिवक्ता समाज सबसे पहले पहल करेगा। हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन अगर इतने अधिवक्तागण मेरे साथ खड़े हो जाएं कंधे से कंधा मिलाकर, तो मेरा संघर्ष निश्चित अपनी मंजिल पाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसी बात का आधार बनाकर मैंने आज अधिवक्ताओं का सम्मान किया, और सम्मुख होने का हमारा जो स्वार्थ था कि उनके सम्मुख होकर मैं अपनी बात कह पाऊँ। अगर आपको समाजवादी पार्टी में टिकट मिलती है और विधायक होते तो अधिवक्ताओं के लिए आपके लिए सबसे पहले अधिवक्तागण ही अपनी समस्याएं, जैसे आज बताया कि मैं किसी जाति या धर्म से नहीं, पहले अधिवक्ता हूं, तो वैसे ही मैं बता रहा हूं कि मैं भले अधिवक्ता नहीं हूं, मैंने LLB तो कर रखा है, लेकिन इसमें अभी आपके उसमें रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं है। तो ये मेरा भी दुख दर्द है, और मैंने कहा है ना, जिसके जाए ना बीमारी वो क्या जाने, पीर पराई वो नहीं समझ सकता है। मैं इनके भाइयों के, अपने साथियों के साथ हूँ, इनकी समस्याएं जो भी हूँ मैं अपनी समस्या मानकर इनके संघर्ष में खड़ा रहूँ। ये मैंने मंच के माध्यम से प्रॉमिस भी किया है। अरुण पाठक, बोल दीजिए। इस कार्य अधिवक्ता के अलावा MLC का चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, ठीक है। और हम बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे भाई ने इस तरीके के कार्यक्रम करके एक छत के नीचे सभी अधिवक्ताओं का सम्मान किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं उदयभान सिंह पटेल। आज का जो कार्यक्रम मनोज शुक्ला जी द्वारा आयोजित किया गया बहुत ही सराहनीय रहा है। शायद पहली बार किसी ने इतना सम्मान अधिवक्ताओं को दिया, और साउथ के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार सफल आयोजन मनोज शुक्ला जी द्वारा किया गया। बहुत सराहनीय कार्य हुआ। चंदन पांडे मनोज भैया का हृदय से अभिनंदन करते हैं। मनोज भैया ने जिस तरह से अधिवक्ताओं का सम्मान किया है, ये अधिवक्ता समाज आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर कदम पे आपके साथ रहेगा, और अधिवक्ता जितने भी यहाँ पर आए आपके प्यार और आशीर्वाद को लेकर गया है, और इस प्यार और आशीर्वाद से आपको महाराजपुर विधानसभा का विधायक बनाएगा। जय। आप यहाँ पे उपस्थित हुए, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो मैं आप सभी जितने भी अधिवक्ता अगर यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे बीच में न्यायमूर्ति पूर्व में जज रहे हमारे रविंद्र सिंह जी आज यहाँ पे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान करता हूँ। हमारे पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे जी, आपका हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। हमारे इस सांसदीय क्षेत्र से पूर्व में सांसद रहे राजा रामपाल जी, वीर सिंह यादव जी, हमारे बड़े भाई नितिन यादव जी, पूर्व हमारी इस समाजवादी पार्टी की एक ही महिला व्यक्ति बैठी हुई अपर्णा बंसल जैन जी, राष्ट्रीय सचिव जी, और हमारे जिलाध्यक्ष, अच्छे से जिलाध्यक्ष का अपना निर्वहन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मुनीम शुक्ला जी, महेंद्र सिंह यादव जी, यादवेंद्र यादव जी, वीर सिंह यादव जी, आशीष चौबे जी, हमारे पूर्व में लायंस के अध्यक्ष रहे शैलेंद्र शुक्ला जी, शुभम द्विवेदी जी, शरद शुक्ला जी, अनिल त्रिपाठी जी, और राम सेवक यादव जी, हमारे सर्वेश कुशवाहा जी हमारे पीछे खड़े हुए हैं, विजय यादव जी, सभी का नाम ले पाना हमें लगता है संभव नहीं है। तो मैं सभी साथियों का इस मंच के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से आप सभी को हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। सबका नाम ले पाना मुश्किल है, इसलिए सभी का सम्मान करता हूँ। अगर एक छोटे का नाम लेता हूँ, बड़े का नाम ले लेता हूँ तो वो मुश्किल हो जाती है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ। इस अवसर पर मेरा एक ही उद्देश्य है आप सब लोगों से, जो मेरा पर्पज है। मेरे पास हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे उपस्थित हुए पीयूष त्रिपाठी जी, उन्होंने एक दिन क्वेश्चन किया, आखिर अधिवक्ताओं का, शिक्षकों का सम्मान ऐसा राजनीति तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम कोई नहीं आयोजित करता, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उनका प्रश्न था कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मेरा उनको जो मैंने जो उनसे उत्तर दिया, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप समाज की वे कड़ी है जो पूरे समाज को न्याय देते हैं। अगर कोई मेरे पास भी कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति आता है तो मैं भी पहले तो कोशिश करता हूँ अपने स्तर से, अगर पुलिस और तहसील का काम हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा चिपका हुआ तो यही सलाह देता हूँ कि किसी अधिवक्ता को आप चुनो। तो
तो निश्चित इन बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि आज जैसे आज के 100, 200, 500 साल पहले जब लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, उस समय राजा न्याय करता था। हमें लगता है आज राजा से न्याय पाने के लिए आप कड़ी है। इस वजह से आज हमारे इस महाराष्ट्र विधानसभा और कानपुर नगर के साथ वाकई अगर अन्याय हो रहा है, नीति हो रही, हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप सब लोग भी कहीं न कहीं, हम लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, वो अपनी कर्तव्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसा कि विदित है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र विधानसभा के हैं या और भी जो हमारे अगल बगल विधानसभाओं से, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन में पूरी व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। इसके लिए हो सकता है कि आप लोग बाद में चर्चा करें, लेकिन वाकई ये जरूरी है कि अगर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करा होता, एक विधायक सिंपल हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर वो मंत्री रहे और इस पद प्रतिष्ठा में बैठा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नेता हो, और इसके बाद भी अगर वो 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर सड़क का तो उद्घाटन करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन मान लेता, तो हमें लगता है ये समाज के साथ बेईमानी है। आप बताइए, हाथ उठाना, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप बताइए, क्या हमारा ये महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र ये अपेक्षा नहीं करता है कि यहाँ पे कोई ऐसे हृदय रोग के हॉस्पिटल हो, या हमारे गाँव यहाँ पे जो बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई स्टेडियम हो, या हमारे जो नौजवान जो हमारी जनता है उसके लिए कहीं यहाँ पर ऐसे खेल कूद के मैदान हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षण संस्थान हो, या मान लीजिए आप ये एक्सप्रेस में यहाँ पे बीच में छोड़ रहा हूँ। हालांकि आप लोग बुद्धिजीवी समाज से आप लोग खुद अपने मन में मंथन करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक्सप्रेस छोड़ रहा हूँ, इसमें विचार करिएगा कि अगर 15 साल 35 साल का राजनीतिक करियर होने के बावजूद ये मेरे कानपुर की सौभाग्य है, महाराष्ट्र विधानसभा विशेष सौभाग्य है कि माननीय जी राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर नंबर 1 पर रहता है। उसके बाद भी अगर कुछ 100, 200, 500, 1000 लोगों को रोजगार का सृजन नहीं करते हैं, तो यह आप लोगों के साथ बेईमानी नहीं है? आप बताइए, बेईमानी नहीं है? अगर बेईमानी है तो मैं विकल्प अगर कहता हूँ सही होता है तो बिल्कुल निश्चित उनके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको मना पाना और आपको विचार करने के विषय में दे सकता हूँ, लेकिन मना पाना मेरे बस की बात है, क्योंकि आप फिर सबको विचार देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से और आपके स्वागत सम्मान समारोह जो आयोजन किया, तो उद्देश्य यही है कि वाकई अगर आपको लगे कि नहीं आप विकल्प की जरूरत है, और जब बाबा साहब ने संविधान रचा तो समय ये विशेष बात थी कि परिवर्तन होते रहना चाहिए, विपक्ष मजबूत होते रहना चाहिए। आज विपक्ष को लगातार विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, तो ये जरूरत है परिवर्तन की। अगर परिवर्तन के बाद भी मैं आपकी अपेक्षाओं को कराना हो तो फिर मुझे जरूरत नहीं कि मुझे 5 साल के बाद आप बनाना, 5 साल के बाद मुझे चुनना। लेकिन अगर वाकई लगे कि परिवर्तन की जरूरत है तो फिर आप परिवर्तन करना निश्चित ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे, और मैं दोबारा आपको सपोर्ट के लिए नहीं। बदली हमारे यहाँ जमीनों में प्राचीन होने लगी। आज ईश्वर ने ऐसे संसाधन दे दिए कि हम छोटी मोटी सेवा करने के लिए विधायक बनने की सोच ली है, आप लोगों के बीच में समाज सेवा का रूप लेने की सोच लिया है। लेकिन इसके पहले नेतृत्व में क्या है, कहते हैं जिसमें न जाए बीमारी वो क्या जाने पूरी तरह वो तो नहीं जाने का सारे संसाधनों से लवरेज अपना जीवन जी रहा है। आज मैं जाता हूँ अपनी विधानसभा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वाकई लगता है कि यहाँ आवश्यकता है परिवर्तन की, लेकिन इसके बाद भी हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। ये हमारी सोच पर और हमारे वोट देने पर प्रश्न चिन्ह है। आप भले हमारी बात को समर्थन करें, लेकिन सच है ये प्रश्न चिन्ह है कि लगातार हम एक ही धारा से बह रहे हैं। अगर वाकई जरूरत है इस महाराष्ट्र विधानसभा की, शिक्षा की जरूरत है, अगर रोजगार के सृजन की आवश्यकता है, अगर हॉस्पिटल की जरूरत है, चिकित्सा क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, अगर नौजवानों को स्टेडियम की जरूरत है, तो फिर मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। जरूर मैं अभी एक बात आ रही थी, मैं सबसे पहले किसी भी पार्टी सदस्य होने से पहले हमारे लोग बोल रहे थे मैं अधिवक्ता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ मैं किसी भी पार्टी सदस्य होने के पहले आपका भाई, आपका पिता, आपके परिवार का हूँ। और इस मंच के माध्यम से आपके गौरव की बात करता हूँ, हमारे वकीलों की बात करता हूँ। कई लोगों ने देखा कि कोई जिसको चुन जाता है हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देता है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोग शपथ पूर्वक कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग सहयोग और समर्थन से मैं ऊर्जा अर्जित कर लेता हूँ तो फिर निश्चित ही आपके हर संघर्ष में मनोज शुक्ला के कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ खड़ा होगा। आपको ये नहीं लगे हमने नेता चुन लिया, आपको ये नहीं लगे आपने नेता चुन लिया, आपको सदैव लगेगा कि आपने अपने भाई को, अपने परिवार से, अपने बीच का नेता चुना है जो हर संघर्ष में आपके साथ खड़ा होगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, अपना सारा का सारा टाइम
मनोज शुक्ला जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। न्यायमूर्ति श्री रविंद्र सिंह यादव जी इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे पूर्व विधायक, ये कार्यक्रम आपका है, इसको बढ़िया बनाना, इसको सजाना, इसका अच्छा मैसेज देना उन सभी समर्थकों का, सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है जो आज यहाँ पर अपना समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। उनको मैं मंच की ओर से आगे पीछे बाहर खड़े सभी आए हुए साथियों का मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अधिवक्ता का मतलब है वो दफा, वो वर्ग जो इस देश की आजादी से लेकर देश की दिशा और दशा को तय करने का काम करता है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जब दिशा देने वाले लोग अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग पीछे भी आप भय बस या लालच पर सही बात न कहकर के मौन हो जाए, तब तक देश समाज की दिशा और दशा बदल जाती है। आज तो जैन सिंह महाराज से मिल रहा है, जब इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे समय में बार और बेंच पर दोनों को ये विचार करने की आवश्यकता है, क्या वास्तव में देश संविधान के मुताबिक चल रहा है, लोकतंत्र की सही मायने पर जो परिभाषा है उससे परिभाषित किया जा रहा है। जब इस देश की आजादी के पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज अपने चैम्बरों से निकलकर प्रेस मीडिया के सामने कहने को मजबूर हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। कानपुर के हमारे अधिवक्ता साथियों का एक इतिहास रहा है और इतिहास ऐसा रहा है कि जिसमें कोई प्रशासन हो, पुलिस हो, कोई न्यायिक व्यवस्था हो, न्यायिक प्रणाली हो, लेकिन अधिवक्ताओं के संगठन ने जब एकता की और इकट्ठा किया आपस में तो इनकी विजय हुई है। लेकिन इधर कुछ महीनों से कुछ ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें हमारे अधिवक्ता साथियों में चुन चुन कर धीरे धीरे उनको निशाना बनाया जा रहा है और अधिवक्ता साथी जो हमारे छोटे छोटे वकील हैं उनको तरह तरह से तहसीलों में छोटी जगहों पर प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस सरकार के विरोध में मजबूती से खड़ा होना है और खड़े होकर जब जब आप लोगों ने अगुवाई की है, नेतृत्व किया है, तब तक सत्ता का परिवर्तन हुआ है और ये 2027 सत्ता के परिवर्तन का वक्त है। अगर आप लोग संगठित होकर पूरी ताकत से इकट्ठा होकर समाज में काम कर दोगे तो निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार बनाएगी। उनका स्वागत करेंगे आज के कार्यक्रम आयोजक मनोज जी। हमारे बीच में जस्टिस रविंद्र सिंह जी जो हम लोगों के सम्मान है, उन्होंने हम लोगों को बहुत ही अच्छा समय दिया हुआ है आज के इस कार्यक्रम के लिए। उनका स्वागत हमारे मनोज शुक्ला जी जो कार्यक्रम के आयोजक हैं वो कर रहे हैं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
अधिवक्ता बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मैं मनोज शुक्ला जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि मुझे आज अधिवक्ता बंधुओं के सम्मान समारोह में आमंत्रित करके आपका सम्मान करने और आपके बीच में अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इतनी संख्या में यहाँ पर हमारे अधिवक्ता बंधु मौजूद हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि ये वो अधिवक्ता हैं जो हर पीड़ित, दुखी और अपमानित की मदद करने का काम करते हैं। आज हमारी समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, जिस पीढ़ी की विचारधारा को हम सारे लोग लेकर चल रहे हैं, आज आप सारे लोग उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अधिवक्ता के पास कौन जाता है? अधिवक्ता के पास वही जाता है जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, और उन सारे लोगों के कष्ट को हरने का काम आप सारे लोग करते हैं। इसलिए हम आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करना चाहते हैं। साथियों, मुझे आपके बीच में कहते बहुत खुश हो रहा है कि आज यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी और अधिवक्ता लोग मौजूद हैं। हम जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, आजादी के बाद अगर बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा अधिवक्ता समाज के लिए किसी ने सोचा है तो उस नेता का नाम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी था। जब नेताजी मुख्यमंत्री बने थे, आप लोग पता कर लीजिए, अधिवक्ताओं के लिए पक्का चैम्बर बनाने के काम की शुरुआत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समय हुई थी। मुझे याद है, मैं कन्नौज के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे फैजाबाद में जिस अयोध्या की धरती से मैं आता हूँ, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, जिस अब्दुल्लाह खान की शहादत की धरती से आज हम आपके बीच में आए हैं, हमें अच्छी तरीके से याद है जब नेताजी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे फैजाबाद, अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के बहुत ढेर सारे जिलों में उन्होंने अधिवक्ताओं के चैम्बर को बनवाने का काम किया था और पूरे प्रदेश में बना करके अधिवक्ता बंधुओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी किया जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुझे आज इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि आज लखनऊ में आपकी सबसे बड़ी सुंदर बिल्डिंग हाईकोर्ट दिखाई पड़ती है। अगर उस बिल्डिंग को किसी ने सरकार में बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी जो लखनऊ का इतना सुंदर आपका हाईकोर्ट दिखाई पड़ता है। अभी कुछ दिन सालों पहले कोरोना काल था, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, उत्तर प्रदेश के आज जो डिप्टी सीएम है, उस समय वो कानून मंत्री हुआ करते थे। और मैं आज आपके सामने इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग उस समय के अखबार के पन्नों को निकाल कर पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय के कानून मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि कोरोना काल में जिन भी अधिवक्ताओं की डेथ होगी, जो कोरोना में नहीं रहेंगे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। आप सारे अधिवक्ताओं ने उन चीजों को पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आप सोचिए इतने साल बीत जाने के बाद भी कोरोना काल में जिन अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई थी, सरकार ने किसी को पैसा देने का काम नहीं किया। केवल पूरी घोषणा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने अधिवक्ता सम्मान निधि की घोषणा भी की थी और उसे अधिवक्ताओं को देने का भी काम किया था। अगर कोई अधिवक्ता की मृत्यु होती थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार उसकी मदद भी करने का काम करती थी। सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। आज यहाँ पर बुद्धिजीवी समाज बैठा है। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में, 2017 से लेकर और आज की डेट तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ जी आसीन है, लेकिन आज क्या स्थिति है प्रदेश की? अभी मनोज शुक्ला जी अपने भाषण में बोल रहे थे, हमें तो लग रहा था कि आजादी के बाद शायद इस विधानसभा में कोई काम ही ना हुआ हो, इस तरह से अपना भाषण दे रहे थे। सड़क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर बैठे हुए बुद्धिजीवी लोगों सोचिएगा कि अगर आजादी के 70, 77, 78 वर्ष बीत जाने के बाद आज आप स्कूल के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए परेशान है, तो आज इस जिले की क्या स्थिति होगी? हम आपके बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी, धर्म की नगरी से आपके बीच में आए हैं। मां सरजू के तट पर गंगा के तट पर आया हूँ, लेकिन आज जो मैं गंगा के तट पर रहने वाले लोगों की स्थिति देख रहा हूँ, मुझे देखकर बहुत तकलीफ और हैरानी है। मुझे देखकर बहुत हैरानी है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इन मूलभूत
अधिवक्ताओं के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज नौकरी कहाँ है? आज नौजवानों को नौकरी कहाँ है? हमारी सरकार की हमने परमानेंट नौकरी दिया लोगों को, हर विभाग में नौकरी दी। आज परमानेंट नौकरी नहीं, आज आउटसोर्सिंग चल रही है। आज आउटसोर्सिंग में नौकरी दी जा रही है। कक्षा 8 फेल, पैसे के बल पर कंपनी बना लेता है, उसको ठेका दिया जाता है। और एमटेक, बीटेक, बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, बड़ी बड़ी डिग्री धारक लोग कंपनी वाला घूस लेकर उनको नौकरी देता है और 1 साल बाद रिन्यूअल के लिए दोबारा घूस लेता है। जब समाजवादी पार्टी के हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में कहा था और 24 में जीता है कि आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, हम आउटसोर्सिंग और संविदा को खत्म करके अपने नौजवानों को परमानेंट नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे विनती और निवेदन भी करना चाहते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद और सहयोग दीजिए। आज किसानों की क्या स्थिति है? आज हमारे जो अधिवक्ता बंधु यहाँ बैठे हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते होंगे, बताइए किसानों की क्या स्थिति है? पहले खाद की बोरिया 50 किलो की आती थी, पहले से 45 हुई, 45 से आज 40 हो गई और उसके बाद सारा किसान का खेत चल रहा है, किसान के पास कुछ नहीं बचता। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों के खेत को सामना करने पाए, हम उसके लिए कोई विशेष योजना बनाएंगे। और जब 4 नारायण का खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में इनकी भारी बहुमत से हार हुई, 43 सांसद समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जीत गए, इनकी योजना कहीं यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। और आज किसान दोबारा भूखमरी के कगार पर, किसान भूखमरी के कगार पर, नौजवान भूखमरी के कगार पर, और उसके बाद जुल्म, अत्याचार, फेक एनकाउंटर, फर्जी मुकदमे, लगातार इसकी बाढ़ आ गई है। इसलिए अधिवक्ता बंधुओं, हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, आज समाजवाद क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं जो परेशान ना हो। सरकारी कर्मचारी परेशान, अधिवक्ता परेशान, पढ़ने लिखने वाले बच्चे परेशान। मुझे गोपाल दास नीरज जी की वो लाइनें याद आ रही हैं जो गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंसानियत खत्म होती जा रही है, आज भाईचारा खत्म होता जा रहा है, हमारे आपके बीच का प्यार और मोहब्बत खत्म होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज नफरत की दीवार खड़ी करके नफरत बांटने का काम कर रही है। इसलिए आज मैं कानपुर की धरती पर, इस औद्योगिक धरती पर, क्रांति की धरती पर, क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो कानपुर का इस देश की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में कहना चाहता हूँ कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से आपसे कह रहा हूँ, चाहे मनोज शुक्ला जी हो, चाहे मुनीम जी हो, चाहे राजा रामपाल जी हो, चाहे रतीन भाई, सारे लोगों की तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके हक की आवाज को बुलंद करते हैं। इसलिए लाइनें आपके बीच में कह रहा हूँ कि अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब को ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आप पढ़ लिख कर डिग्री ले रहे, बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ लिख कर एक बड़े ओहदे पर पहुंच जाना बड़ी बात नहीं है। आपका एक अच्छा इंसान होना बड़ी बात है। जिस दिन आप एक अच्छे इंसान हो जाएंगे, आपको तरक्की और विकास के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। आज ये मैं आपकी धरती पर कहना चाहता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ मनोज शुक्ला जी को। क्या यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे अधिवक्ता साथी, पार्टी के पदाधिकारी, सारे सिद्धांत लोग इकट्ठा है, तो आज इस बात का संकल्प लेकर जाइए। ये खाली ना है कि मोहम्मद भाई ने बुलाया था, खाली हलवा पूरी या चाय नाश्ता काफी पी के चले गए। खाली सभा को इतने तक मत रखिए। अगर आज आप लोग यहाँ पर आए तो इस बात का संकल्प लेकर जाइए, कुछ संकल्प लेकर जाइए कि उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा की जनपद की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे। इसको बदलने का संकल्प लेकर जाइए कि आप ये कह सकें कि हमारा कानपुर है, ये हमारी विधानसभा है, हमारा जनपद है। अगर आपको ये कहना है तो आपको आज बदलाव के लिए संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में अपने भाई बंधुओं के हाथों को मजबूत करेंगे और इस सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।
लेकर जाइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये जन्म से 16 है, सब नहीं, ये मामूली नहीं है। ये जन्म से 16 है, सब नहीं, इसलिए तासीर इनकी नम नहीं, तो तू समझ जाए ये कोशिश है इनकी, ये बिखर जाए इसका इन्हें गम नहीं। लेकिन आप इनको मौका दीजिए कि कम से कम ये लड़ सके, आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आपके हाथों अधिकार को दिला सके। इसके लिए हम आपका सहयोग मांगने के लिए, आपसे अपील करने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मंच पर बैठे हुए अपने सभी सम्मानित नेता पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ, अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं का प्रणाम करता हुआ और मनोज शुक्ला जी को धन्यवाद देता हुआ कि आपने मुझे बुलाया, अपनी बात को रखने का अवसर दिया। आज हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि बहुत सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। ये वकीलों का आयोजन है और कहा यह जाता है कि वकील बहुत अनुशासित क्लास है, इसकी अपनी गरिमा है, तो गरिमा के से हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आज शुक्ला जी ने अपने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया, उनको सबको बधाई, आप सब लोगों को भी बधाई। एक बात हम कहना चाहते हैं, ये जो दिल है हमारा आपका, इसकी धड़कन अगर समाज के रूप में देखा जाए तो वकील है। वकील एक दिशा देता है और डेमोक्रेसी के लिए वकीलों को आगे आने की जरूरत है। अगर वकील लोग, अधिवक्ता लोग साइडलाइन हो जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपके डेमोक्रेसी का बहुत पतन होगा। अगर डेमोक्रेसी को आपको सर्वाइव करना है और रखना है तो अधिवक्ताओं को आगे आना होगा। कभी आपने सोचा कि देश की आजादी में अगर सबसे जो अग्रिम पंक्ति में लोग थे उसमें ज्यादातर अधिवक्ता लोग थे, उसमें अधिवक्ता नहीं थे, सब लॉयर थे, वकील थे। उनका सैक्रिफाइस हमको स्वतंत्रता की ओर ले गया। आज हम उनकी मेहनत, उनके योगदान की वजह से आज हम फ्रीडम अपनी एहसास कर रहे हैं और हम कहते हैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। 1952 का जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, यह हम वकीलों से खासतौर पर कहना चाह रहे हैं, उसमें 35% जो MP हमारे चुने गए, 35% अधिवक्ता था। और कभी आपने सोचा आज जो 1924 की पार्लियामेंट में हमारे अधिवक्ताओं की संख्या क्या है? शायद आप लोगों ने किसी भी देखने की कोशिश नहीं की। यही हम कहते हैं कि आपकी निष्क्रियता आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएगी। आज की पार्लियामेंट केवल 7% अधिवक्ता है और इससे पहले वाली पार्लियामेंट में जो 2019 में चुनी गई उसमें केवल 4% लॉयर्स थे, 4%। अब 35 से 4 तक पहुंचे और इस बारी जो लोकसभा है इसमें 7% लॉयर। कभी सोचा ये हमारा हैरास क्यों हुआ? हमारा हैरास इसलिए हुआ कि हमारे अधिवक्ता लोगों ने कहा कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, राजनीति बहुत गंदी हो गई, या हमारी विचारधारा से नहीं मिलती, या हमको कोई सुनने वाला नहीं। तो परिणाम ये हुआ कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने हम लोगों की उपेक्षा करना शुरू कर दी। आज हमारे मंच पर एक पार्टी के बड़े नेता हैं, पांडे जी हैं, राजा पाली हैं, इनसे हम जरूर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले विधानसभा वाले चुनाव में जैसे अच्छे लोग हैं ब्रजेश मनोज शुक्ला जी, इनको तो देना ही है आपको टिकट, लेकिन जो लॉयर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाइए। कभी आपने सोचा कि आपकी पार्टी में अगर मंच टूटा अखिलेश यादव जी का
राहुल गांधी का फूलपुर लोकसभा के चुनाव में, तो परिणाम क्या हुआ? आप चुनाव हार गए। अनुशासन मेंटेन करने की जरूरत है जो आपका नहीं है। आपके कार्यकर्ता स्वयं में अपने को पवन पांडे, अखिलेश यादव और राजाराम पाल मान के चलते हैं, ये गलत चीज है। आज का आयोजन इतना अच्छा आयोजन है, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत खर्चा किया, लेकिन मंच में मुझे आने के बाद मैं देश के हर बड़े बड़े मंचों पर जाता हूं और आज इतनी गिलानी हुई, जिस खुशी से मैं आया था वो मंच की भगदड़ देख करके मुझे बड़ा निराशा। ये हम चाहते हैं कि ये जो आपकी कल्चर है, ये वकीलों का कल्चर नहीं है, ये पार्टी के लोगों की कल्चर है, उसको समाप्त करना होगा। एक तरफ आपका मुकाबला किससे है? जो सिस्टमेटिक पार्टी है, जो बूथ पे काम कर रही है, जिनके कार्यकर्ता सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? आपके कार्यकर्ता जब कोई आयोजन हो रहा तो उसमें आगे खड़े हुए, पीछे बैठने वालों को होगा नहीं, और सब मंच पर ही आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक एक कुर्सी पर 3-3 बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। अगर आपको हम मंच के नेताओं से कहना चाह रहे हैं, जो पार्टी में अपना बहुत ही कीमत है कि आप अनुशासन मेंटेन करें। अखिलेश जी से कहें कि अगर अनुशासन मेंटेन नहीं किया तो आपको जो वोट पड़ना चाहिए उतना वोट आपका नहीं पड़ पाएगा। बूथ पर आपके कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं, ये हम आप पांडे जी से कहेंगे, राजाराम जी से कहेंगे, महासचिव में जैन साहब उनसे कहेंगे कि कभी आपने पार्टी कार्यालय से पूछा किसी गांव सभा की पूर्व पर कि जो आपका बूथ का इंचार्ज है, कभी उससे बात करने की कोशिश करी? कितने बूथ के लोग हैं आपके? जो जिलाध्यक्ष होता है हर गांव, जो आपका विधानसभा अध्यक्ष होता है, एक पर्ची आपके यहाँ देता है, ये सबमिट करता है कि साहब ये बूथ अध्यक्ष, ये बूथ अध्यक्ष, और उनके नंबर तक नहीं है। आपने कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। चुनाव में वो आपको एजेंट तक नहीं मिलते, लोग वोट देना चाहते हैं, लोग आपके साथ चोटें खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन जो बूथ की व्यवस्था आपकी खराब होती है और वही बूथ पर बेईमानी होती है। जो बूथ है वही बेईमानी का स्थान है। अगर आपके लोग एक्टिव बूथ पर रहेंगे तो बूथ आप मजबूत कर लेंगे। इनको अगर जिताना है, ईमानदारी से अगर जिताना है, हम अपने बड़ी भाइयों से कह रहे हैं, तो एक एक बूथ पर 4-4, 5-5 वकील कवर कर ले तो ये मनोज शुक्ला जीत जाए। और अगर आपने बूथ नहीं पकड़ा तो दिक्कत है। हमारा अपना जन्म, हम अपने दिल्ली से आए, अपने गांव की मैनपुरी की पोली की, इन पर ज्यादा चुनाव लड़े। हम जब वोट डालने आए, हम हमारी भाई केवल वोट डालने आए, हमारे गांव की पोलिंग पर हमने वहां के प्रधान ने बताया कि सब 500 रुपए देकर के एजेंट तैयार किया गया। ये क्या तरीका? जिस गांव में आपका पूरा माहौल है, जिस क्षेत्र में आपका पूरा माहौल है, वहां के एजेंट को 500 रुपए देकर रखा गया। ये आपको समीक्षा करने की जरूरत है। जिंदाबाद मुर्दाबाद होता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब होता है जमीन पे काम करने से, और जमीन पे काम जब अगर नहीं होगा तो इन जिंदाबाद मुर्दाबाद को कोई मतलब नहीं। आप किसी को मुर्दाबाद बोलते रहिए, वो मरेगा नहीं। आपको जिंदाबाद जिंदा बोलती है तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। अगर चुनाव जीतना है तो हम अपने बड़े भाइयों से कह रहे हैं कि आप लोग भी आगे आए, और ये उम्मीद न करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सब कुछ कर लेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत आपके बल पर है, अखिलेश यादव की ताकत आपके बल पर है। बूथ आपको संभालना होगा। अगर आप बूथ नहीं संभालेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमजोर हो जाएगा। अब हम देख क्या रहे हैं, आपके नेता का कद तो बहुत बड़ा हो गया, अखिलेश यादव जी का कद बहुत बड़ा है, लेकिन कार्यकर्ता उतना ही कमजोर नीचे होता जा रहा बूथ पर। तो केवल नाम के बल पे अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको गलत फहमी है। संघर्ष करना पड़ेगा।
और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हम सत्ता में आ ही रहे हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा घातक होता है। आपको जमीन पे काम करने की जरूरत है, ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस जब आएगा तो आपको परेशानी होगी। और एक हम और बात कहना चाह रहे हैं अपने वकीलों से, आप लोग एक्टिव हुए। हम वकील थे, हम जज हो गए, उसके बाद फिर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हो गए, लॉ कमीशन का चेयरमैन थे, हमने इस्तीफा दे दिया क्योंकि हमारा मन, हमारा दिल और दिमाग वकील का था। मुझे वकालत करनी थी तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट कर गया। एक वकील का सम्मान होता है। हम अपने यंग वकीलों से खास तौर से कहना चाह रहे हैं, बस्ता पे बैठिए, क्लाइंट को डील करिए, अपनी नीति को समझाइए और बड़े वकील बनने की कोशिश करिए। जब आप बड़े वकील बन जाएंगे तो बड़े से बड़ा आदमी आपके बस्ता पर, जिसपे ऊपर छत भी नहीं होगी, वहां आपकी स्टूल पे बैठेगा करके। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया और आपने चक्कर काटना शुरू कर दिया तो बड़े नेता को छोड़ो, छोटा नेता आपको स्टूल नहीं प्रोवाइड करेगा बैठने के लिए। ये वकीलों के सम्मान के खिलाफ है। और वकीलों से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा पूरा पूरा परिवार वकील होगा, हमारे यहाँ कम से कम 10 वकील होगा, बेटा वकील, दोनों बेटा वकील, दोनों बहुएं वकील, भाई वकील, भाई के बच्चे वकील, एक कमिश्नर है, उनके बच्चे और बेटी सब वकील। क्यों? हम जानते हैं कि इससे बढ़िया प्रोफेशन दुनिया में कोई नहीं है। जो आपका सम्मान है ग्लोबल, वो आज किसी प्रोफेशन का नहीं है। और सबसे हम कहना चाह रहे हैं, कभी भी आप न तो टाटा बन सकते हैं, न डालमिया बन सकते हैं, न बिरला बन सकते हैं, न अडानी अंबानी बन सकते हैं पैसे के मामले में। और जिन लोगों ने पैसे की तरफ भागने की कोशिश की और अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज किया, वो कभी बड़े वकील नहीं बन सकते और समाज में सम्मान नहीं पा सकते। अगर आप ईमानदारी से अपने बस्ते बैठे हो, काम करेंगे, इतना पैसा मिलेगा कि आप अपने गाड़ी घोड़ा सब मेंटेन करेंगे और सम्मान के साथ समाज में रहेंगे। तो हमें आपकी चिंतन की जरूरत है। बहुत सी बातें अभी बताई, पार्टी उपलब्धियां बताई पांडे जी ने, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। वक्ताओं ने, हम सुन रहे थे, हमारी कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वकील का न कोई धर्म है, न कोई जाति है, केवल वो अधिवक्ता है। और न वो किसी धर्म से बंधा हुआ है, न किसी जाति के प्रभाव से प्रभावित होता है, उसका धर्म अपना है। तो आप सब भाई हैं। और हमारी बहनें, हमको बहुत अच्छा लगा, जो बहनें हैं बहुत कम आई हैं, आना चाहिए तो, लेकिन वो ड्रेस में आई है। अगर सारे वकील काले कोट में आते, जैसे सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, सीनियर एडवोकेट आए हैं ड्रेस में, हम इनका सम्मान करते हैं। अगर इनको और लोग भी फॉलो करते तो इनका सम्मान और बढ़ जाता है। लगता है इनको यहाँ पाने की बात हम लोग मैसेज देते कि पांडे जी का वास्तव में वकीलों में एक बड़ा अच्छा प्रभाव है, वकील उनको मानते हैं। शुक्ला जी, अब तो कोई ये कह सकता है इनका विरोधी कर तमाम इकट्ठे करिए गाँव के और वकील बना के बैठा दिए गए। लेकिन अगर काले कोट में होते तो शुक्ला जी का सम्मान और इनकी मैसेज और अच्छी होती। हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और प्रोफेशन में बहुत लोगों से हम सीनियर हैं, कुछ लोगों से जूनियर होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें और अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। जिस मिशन को ले लें उसको ईमानदारी से पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और शुक्ला जी को आप यही बनाए, ये हमारे आपका जय हिंद, जय भारत। चाहे वो सरकारी विभाग हो, नौकर को नौकर की हैसियत से देखेंगे, उनसे बात करेंगे। सब सर जी हुजूर कहना बंद कर दीजिए, सीधे बात करिए, संवाद करिए, अपनी बात करिए। और जब न माने तो अपने अधिकारों का, अपने दायित्वों का प्रयोग करिए। अब वो समय आ गया है कि हम सब लोकतंत्र के सजग पहनी उठकर खड़े हो, लोकतंत्र को बचावे, समाज को बचावे और इस समाज में
अपने अधिवक्ता भाइयों का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता। इस ओपन गेस्ट हाउस में वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी और उनके बगल में बैठे मेरे अग्रज और वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री अशोक त्रिवेदी जी और आदरणीय चंदन पांडे जी और इस कार्यक्रम का जो बहुत अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं मेरे बगल में भाई दाहिनी ओर हैं आदरणीय श्री चंदन पांडे जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सामने बैठे कानपुर और कानपुर बिहार के तथा आसपास के सुदूर अंचल से आए अधिवक्ता बंधुओं साथियों पर इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर दूं कि उन्होंने एक जो समाज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आदरणीय पेशेवर अधिवक्ता है उसके सम्मान की बात की और नवनिर्वाचित लायर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी का सम्मान किया। हम जैसे लोगों को भी आमंत्रित कर सम्मानित करने का काम किया। इसके लिए मैं उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, पूर्व वक्ता कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है और चिंता व्यक्त की है कि सैकड़ों अधिवक्ताओं पर कानपुर के अधिवक्ताओं पर मुकदमे दर्ज है। ये तो एक बाकी सच्चाई तो ये है कि सारे प्रदेश में इस वक्त अधिवक्ताओं के दमन का कार्य चल रहा, सरकार द्वारा कराया जा रहा, शासन प्रशासन द्वारा हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये एक विडंबना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में भी आपस में ये कहने में मुझे इस मंच पर कोई संकोच नहीं है कि हम लोग भी आजकल विभिन्न गुटों में बन गए और जिसका लाभ शासन प्रशासन उठा रहा। आज आवश्यकता हम सबको एकजुट होने की वोट के साथ वहां का नियम कोतवाल वकीलों पर दबाव बना। नरेंद्र दादा ने कहा कि मैं और चिल्ला कर कहा मैं आपकी बात नहीं सुनता, मैं नहीं जानता, जो कुछ करना हो कर लिया। हमने बहुत अच्छा हमारे बीच कोई ऐसा नेता है। हम सबको भी ऐसे ही निडर होने की आवश्यकता है। हम सबको भी आज आवश्यकता है अधिवक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए एकजुट हुए। लेकिन दुर्भाग्य कि हम लोग आपसी चुनावी राजनीति को एक रंजिश मान बैठते हैं और बट जाते हैं, जिसका फायदा शासन प्रशासन उठाता है और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार करके हमको कमजोर करने का फायदा। एक तरफ और ध्यान आकर्षण करा, इस समय जगह जगह ग्राम न्यायालय और मुंसिफी खोलने का दौर चल रहा है और इसकी अगुवाई न्यायपालिका कर रहा है। एक तरफ ये अच्छी बात है कि जगह जगह ग्राम न्यायालय खुलेंगे, मुंसिफी खुलेगी तो वाद कार्यों को मुख्यालय तक नहीं जाना। ये अच्छी बात है, थोड़ी देर के माने लेता हूँ। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि शासन प्रशासन की मंशा है कि वकीलों की एकजुटता न होने पाए, इनका विकेंद्रीकरण हो। एक मुंसिफी खोल देंगे तो कुछ वकील यहाँ से मुख्यालय से चले जाएंगे, एक ग्राम न्यायालय खोल देंगे कुछ वकील मुख्यालय से चले जाएंगे और इनकी संख्या कम बढ़ेगी। इसका फायदा भी शासन प्रशासन उठाएगा। ईश्वर भी जानते हैं मुंसिफी बने, ग्राम न्यायालय बने, इसका विरोध नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से न बने, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं समझता हूँ ये सम्मान का समारोह है। हमारे मनोज शुक्ला जी जिनका अभिनंदन हो रहा है और ये सही मैं देख रहा हूँ कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। आज हजारों अधिवक्ताओं को सम्मान मनोज शुक्ला जी के नेतृत्व में हुआ और हो रहा। परिणाम यह है कि मनोज शुक्ला जी स्वतः सम्मानित हो रहा है। क्यों? कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। मैं मनोज शुक्ला जी की जो आकांक्षा मैं समझ रहा हूँ, आने वाले समय में कोई क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ करके विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से जो अधिवक्ता है, हम सबके साथी हैं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ
कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और आज जो एकजुटता दिखी है, एकजुटता एक संकल्प लेकर जाए कि हम लोग अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे और उनकी समस्याओं को निदान करने का सारा प्रयास करेंगे। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों। बहुत बहुत साधुवाद आपका, आपने अपने उत्तम विचार रखे, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन बंदन। यहाँ पे उपस्थित समस्त अधिवक्ता का हृदय से आभार करते हैं। मनोज शुक्ला भैया की तरह